जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का जो इस बार आप लोगों का मंथली टेस्ट होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहला सवाल है आपके पास कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। महाजन पदों के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करें। आपका जो बुक है, जो एनसीईआरटी का बुक है और जिसको जैकबोर्ड चलाता है, वहाँ पर आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि महाजन पदों के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इतना छोटा सा क्वेश्चन है और इस लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन बैंक से है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को यहाँ पे जोड़ा गया है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका किसी तरीक़ा से पूछा जा सकता है, या अगर आपसे पूछा जाए कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं तो आपको इस यही आंसर करना है, या नहीं तो क्वेश्चन अगर आपके ठीक डायरेक्ट बुक से पूछ लिया जाता है कि महाजन पदों के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करिए, तो यहाँ से भी आपका यही आंसर बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से महाजन पदों का जो है विकास प्रारंभ हुआ है, ठीक है। महाजन पदों का विकास प्रारंभ हुआ है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजन पद का जिक्र है, जिनमें 12 राजतंत्रीय है और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। ध्यान रखिएगा, बौद्ध और जैन, है ना, बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजन पद का जिक्र किया गया है। 16 में डिवाइडेशन है, 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय, ठीक है। आप कभी भी अगर हिस्ट्री आपको याद करने में तकलीफ़ हो तो आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लिया करो, ठीक है, कि 16 महाजन पद में ये पॉइंट है, इस पर हमको एक निबंध की तरह लिखना है, तो वैसे भी आप उसको लिख सकते हो। तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है हिस्ट्री को आसान बनाना, ठीक है। उक्त महाजन पदों की विशिष्ट अभिलक्षण यानी कि विशेषता, है ना, इसका मतलब क्या होता है, विशेषता होता है। विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। लौह के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास का प्रारंभ हुआ, ठीक है। यानी कि इन्हीं महाजन पदों के काल में क्या हुआ था, लोहे का प्रयोग बढ़ा, लोहा जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, और सिक्के के विकास प्रारंभ हुए, यानी कि सिक्कों का विकास किया गया। अधिकतर महाजन पदों में राजा का शासन होता था, यानी कि जितने भी महाजन पद उस समय हुआ करते थे उस समय जो है राजाओं का शासन होता था। तो देखिए, महाजन पद में ही महा से महाराजा, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा कि अधिकतर महाजन पदों में राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन गणतंत्रीय राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन होता था। अब कोई महाजन पद है जहाँ पर गणतंत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, राजा का शासन ना हो करके कुछ लोगों को जो इकट्ठा कर दिया जाता था, एक कमेटी बना दिया जाता था, ये लोग जो है वहाँ पे शासन करते थे। बात समझ में आया। जैसे कि आज हमारी सरकारें चलती है, सरकार क्या है, एक मुखिया होता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसके नीचे गृह मंत्री, उसके नीचे ये मंत्री वो मंत्री, तो एक तरह से ग्रुप बना करके देश पर शासन किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका कि राजतंत्रीय राज्य में भूमि सहित आर्थिक स्रोत राजा के अधीन था, यानी कि भूमि और आर्थिक स्रोत जितने भी हुआ करते थे वो सब राजा के अंडर में आता था। वहीं गणतंत्रीय राज्यों में राजाओं का सामूहिक नियंत्रण था, है ना, राज्यों का सामूहिक नियंत्रण था। यानी कि अगर राजतंत्रीय है, राजतंत्र का मतलब राजा का शासन, तो वहाँ पे जो भूमि होगा या फिर कोई भी आर्थिक सेवा होगा तो वो राजा उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन जहाँ पे गणतंत्र होगा, जहाँ पे गणतंत्र वर्ड इस्तेमाल हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, राज्यों में राजाओं का सामूहिक नियंत्रण था। सामूहिक का मतलब एक से अधिक वहाँ पे मंत्री बनाए जाते थे, एक से अधिक राजा घोषित किया जाता था, तो वो लोग सामूहिक तौर पर जो है वहाँ पर उसको कंट्रोल में करते थे, ठीक है। महाजन पदों की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलेबद्ध होती थी, यानी हर एक जितने भी महाजन पद थे सबकी एक राजधानी होगी, और वो जो है प्रायः किलाबद्ध था, यानी कि उसको चारों तरफ किला से उसको घेर दिया जाता था, जो राजधानी हुआ करता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाजन पदों में ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना करके लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया।
होता क्या था कि महाजनपद में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो संस्कृत में एक धर्मशास्त्र मतलब बनाते थे, वो अलग से एक किताब बनाते थे, एक तरह का वो क्या था, संविधान होता था, ठीक है, उसको लोग फॉलो करेंगे, उसमें नियम कानून लिखे होते थे, किस भाषा में, संस्कृत की भाषा में। ये सब याद रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में भी निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। महाजनपदों के राजतंत्रीय राज्यों में विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, यानी कि महाजनपद में होता क्या था, राजतंत्र में, याद रखिएगा यहाँ पे राजतंत्रीय लिखा गया है, यानी कि जिसमें वैसे महाजनपद जिसमें राजा का शासन हुआ करता था, वहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब हो गया आप अपने विचार नहीं रख सकते, आप अपना बात बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे कि है ना कि आप कुछ भी बोल देते हैं, आप जैसे कि देश में किसी के खिलाफ बोल देते हैं, कोई भी नेता के खिलाफ बोल दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको मिलती है। लेकिन उस समय जो महाजनपद का जो राजतंत्र, जो राजा का शासन हुआ करता था, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, जबकि गणतंत्रीय राज्यों में अभिव्यक्ति के अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो एक तरह से आज़ादी, वहाँ पे छूट दिया जाता था, वहाँ पर जो लोग क्या करते थे, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते थे, उन लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त था। इन्हीं गणों में बुद्ध, महावीर आदि विचारक का जन्म हुआ, और इन्हीं गणों में, यानी कि ये गणों का मतलब इन्हीं गणतंत्र, यानी कि इन गणतंत्र राज्यों में बुद्ध और महावीर आदि विचारकों का जन्म हुआ, तब ये अपने विचार दे पाए। वरना अगर वहाँ पर बुद्ध महावीर आते जहाँ पे राजतंत्रीय होता और ये लोग फिर वहाँ पे अपना विचार देते, तो फिर तो इनको वहाँ से भगा दिया जाता, ठीक है, या तो फिर इनको दंडित कर दिया जाता। लेकिन ये लोग जो है सौभाग्य से कहाँ पे पैदा हो गए, गणतंत्र में पैदा हुए, गणतंत्र में रहे और वहाँ पर अपना विचार प्रकट किया। जब इन लोगों ने अपना विचार प्रकट किया, अपने एक नए धर्म की शुरुआत करी, तो लोगों ने इनको सुना और जिनको समझ में आया, इनके धर्मों को अपनाया गया, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि राजा किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलता था। अब जो राजा था, जितने भी किसान थे या फिर व्यापारी थे जो बिजनेस करते हैं, शिल्पकार जो कलाकार थे, से कर यानी कि टैक्स वसूल किया करता था, भेंट वसूलता था। भेंट एक तरह से समझ, भेंट देकर जाओ, हम लोग बोलते थे पहले, राजा महाराजा डायरेक्ट नहीं बोलता था कि हाँ टैक्स दे करके जाओ, अरे भेंट दे करके जाओ, भेंट का मतलब हो गया टैक्स ही हो गया, ठीक है। तथा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके भी धन इकट्ठा करता था, है ना। उस समय का जो राजा जो था वो कैसे कैसे धन इकट्ठा करता था, किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर भेंट वसूलता था तथा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर देता था। उसके अगल बगल के जो भी राज्य थे वहाँ पे आक्रमण करके वहाँ से भी धन ये लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है। महाजन पदों के आरंभिक दौर में राजा कृषकों से सेना का कार्य करवाता था, यानी कि जो महाजन पद के जो आरंभिक दौर थे वहाँ पे जो राजा थे वो कृषकों से कार्य करवाता था, किंतु कुछ राज्यों ने अस्थाई सेना और नौकरशाही तंत्र विकसित कर लिया। एंड कुछ राज्यों ने क्या कर लिया था, एक अपना अस्थाई सेना लगा लिया। अब जिन राज्यों के पास मान लीजिए कि सेना नहीं है, तो वो मजबूरी में किसानों से ही सेना का काम करवा लिया करते थे। लेकिन वहाँ पर किंतु कुछ राज्यों ने क्या किया, अस्थाई सेना यानी कि अपनी सेना बहाल कर ली। अब जिसको सेना में शामिल कर लिया गया, जिसको फ़ौज में शामिल कर लिया गया, वो फ़ौज में ही रहेंगे, फिर वो किसानगिरी नहीं करेंगे। और नौकरशाही तंत्र विकसित कर लिया, एक तरह से राजा बन गया, वो उनका नौकर बन गया, वो उनकी आज्ञा का पालन करेगा, उसको जहाँ बोलेगा वहाँ जाएगा, जिससे बोलेगा उससे युद्ध करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना 16 महाजन पद के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दूंगा कि इसको जब आप लोग पढ़ लोगे ना, तो स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है। अब पॉइंट बाय पॉइंट आपको कॉपी में एक अलग साइड में आपको नोट करना है कि जब हमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र करने को बोला जाएगा तो किस किस बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये बिंदु जो आपकी होंगी वो इस प्रकार होंगी। सबसे पहले कि 16 महाजनपद क्या है क्या नहीं है, परिचय। तो पहला बिंदु जो है आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा, वो बनेगा आपका परिचय, यानी कि 16 महाजनपद का आपको परिचय देना है कि ये होता क्या है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ पर क्या लिखना है कि नहीं। दूसरा पॉइंट में आपको वहाँ पर लिखना होगा लोहे का प्रयोग, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट दे करके लिख लीजिएगा लोहे का प्रयोग। तीसरा पॉइंट में आप वहाँ पर लिखिएगा जो शासन व्यवस्था है ना। अब उसकी शासन व्यवस्था क्या थी तो आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया, इसको पढ़िएगा पॉइंट नंबर 2 तो आपको समझ में आएगा। चौथा पॉइंट में आपको वहाँ पर लिखना है कि शासन पर कंट्रोल, किसका कंट्रोल होता था वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चौथा पाँचवा, ये चौथा भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ का जो नियम जो थे ना, नियम ग्रंथ आप इसको लिखिएगा, ठीक है।
नियम ग्रंथ बोल सकते हैं या फिर कानून की किताब, इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बना लीजिएगा। इसके बारे में आपने पढ़ा है उसी को वहाँ पर बनाकर लिखना होगा। जब तक आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा कि इसके बाद किस पॉइंट के बारे में लिखना है, फिर आप आंसर नहीं लिख पाओगे, वरना फिर रट्टाफिकेशन आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी थी या नहीं थी, ये आप खाली पॉइंट नंबर लिख करके वहाँ पे लिख दीजिए अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके बारे में आपको 3-4 लाइन लिखना है, आप पढ़े हुए हैं तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद धन जो है, धन का जो पॉइंट बनता है, धन जो है कैसे उसको इकट्ठा किया जाता था, नहीं किया जाता था, ये सब के बारे में भी आपने पढ़ा है, धन के बारे में लिखिएगा। और उसके बाद आप लोगों को सैनिक के बारे में आपको बताना है कि सैनिक व्यवस्था के बारे में वहाँ पे क्या किया जाता था, तो ये इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया है, इसके बारे में भी आप लिखोगे। तो जब आपको पॉइंट क्लियर रहेगा तो फिर आसानी से आप अपने आंसर को लिख पाओगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। थैंक यू।